This conference will now be recorded. कल जो हमने पढ़ा वो जस्ट इंट्रोडक्शन था और हमने बेसिक 2 टर्म्स पढ़ी। आज हम उन टर्म्स को दोबारा सीखेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। अभी तक मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं हुई, क्योंकि आज मैंने सुना था कि उन्होंने आज डिसाइड करना है कि इदारों को, उन्होंने तालीमी इदारों को रीओपन करने का फैसला करना है या नहीं। तो इसलिए जब तक उनका डिसीजन नहीं आता हम यही समझेंगे कि कॉलेज ओपन नहीं होने। परेशान नहीं होना, वैसे कह रहा। अगर ओपन हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अल्लाह करे ओपन हो जाए। रिजल्ट भी हमारा 12 को है और 7 कॉलेज भी 12 को ओपन हो जाएंगे। एक टिकट पे 2 मजे। और साथ हमने इन केस अगर ऐसा वैसा ना कुछ हुआ, मतलब कि कॉलेज ओपन नहीं होते, तो काइंडली आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस को ये नहीं समझना कि जनाब हम इस वजह से तैयारी नहीं कर पाए। ये गलत बात हो जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस में भी हम पास कर सकते हैं और पास करेंगे भी सही इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस को अपनी कामयाबी में रुकावट नहीं बनने देना। और इसका तो ये भी है कि मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दिया करूंगा कि अगर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको बार बार सुने उस जगह से। ठीक है, फिर भी कोई समझ लगी तो फिर हम डिस्कस कर लिया करेंगे अगले दिन आके। इसलिए आपने ये हमेशा पहले मेंटली तौर पर अपने आप को प्रिपेयर करें कि जिस तरह के भी हालात हों हमने इसको ओवरकम करना है। ठीक है, चलिए आज, और मैंने पहले भी बताया था कि हमाद भाई ने ग्रुप बनाया है, आप उसमें ऐड हो जाएं। और जो गर्ल्स हैं उनके लिए मैंने खुद ग्रुप बनाया है, वो मुझे ही अपना नाम रोल नंबर सेंड कर दें, मैं उनको ऐड कर दूंगा। और किसी गर्ल को हमने एडमिन भी बनाना है, तो वो मुझे बता दें, ग्रुप में मैसेज करके मुझे बता देना कि किसको बनाऊं। मैं तो दुर्अफशा को बनाने लगा था, फिर मैंने सोचा कि शायद वो इन एक्टिविटीज में ज्यादा ना करती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने उनको नहीं बनाया, क्योंकि उनका ही नंबर मेरे पास पहले तो था। तो अब जिसने भी खुशी से ग्रुप एडमिन बनना है तो मुझे बता देना। ठीक है, चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। हमाद भाई आप, हाँ मैं दोबारा एक दफा आपको नंबर शेयर कर देता हूँ हमाद भाई का भी, ताकि जिसने ग्रुप में ऐड होना है वो हमाद भाई से राब्ता कर ले, या डायरेक्ट कोई लिंक वगैरह जो भी हिसाब किताब लगता है आप लोगों को बेहतर पता है। सर कर दिया सर, काफी बच्चों को कल मैंने ऐड कर दिया। नहीं वो आपको पता है लोगों को तो इतराज रहता ही है, और आप पर तो शुरू से इतराज है लोगों को। चलिए ये हमाद भाई का नंबर है। अच्छा, पिछला ग्रुप आप खत्म कर दो सारे लोग ही, जो पिछला ग्रुप था। ये हमाद भाई का नंबर लिख लें आप, जिसके पास नहीं है, 7643200। ये व्हाट्सएप ग्रुप का होगा, और 0333-789-0525। ठीक है, और जिस गर्ल ने एडमिन बनना है, मतलब जिसको इन चीजों की समझ आए, क्योंकि मुझे ज्यादा इतनी चीजों की समझ नहीं है इस मामले में, तो मुझे बता देगा, मैं उनको एडमिन बना दूंगा ताकि वो फिर खुद ही हैंडल कर लिया करेंगे। ठीक है, तो इसका हमें फायदा क्या होना है कि हमने आने वाले दिनों में कोई असाइनमेंट शेयर करनी हो, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो एक दूसरे के साथ,
हाँ, ये बस प्लीज ख्याल रखिएगा कि आप लोगों ने ना पढ़ाई की डिस्कशन दिल खोल के किया करें, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा अगर आपने कोई डिस्कशन करनी है, उसके लिए आप अपना कोई ग्रुप बना लें अपने फ्रेंड सर्कल का, उसके अंदर डिस्कस किया करें। लेकिन इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई को डिस्कस करना है, बस हम अपनी स्टडी को डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो आ जाए। अब हमने अकाउंटिंग की टर्म्स कल सीखने की कोशिश की थी, आज वहां से ही आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने कल सीखा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी बिजनेस हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को एंटिटी भी कहा जाता है, ये नाम है। ऑर्गेनाइजेशन को एंटिटी भी कहा जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ने अगर स्टार्ट होना है तो उसने स्टार्ट होना है कैपिटल से। उसने कहां से स्टार्ट होना है? कैपिटल से। अकाउंटिंग के अंदर जब भी कैपिटल का जिक्र आएगा, अकाउंटिंग के अंदर जब भी कैपिटल का जिक्र आएगा, समझो इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर की बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, ये बात याद रखनी है कि जब भी कैपिटल का जिक्र आएगा तो इसकी बात कंफर्म होगी कि आप लिखोगे कि ये है इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर। इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो, इन फॉर्म ऑफ कैश, या अदर देन कैश हो। यानी कैश में इन्वेस्टमेंट करेगा तो कैश, और कैश के अलावा करेगा तो हम कहते हैं इन काइंड, उसको हम कैपिटल ही कहते हैं। अब जरा आसानी से समझने की कोशिश करें और देसी अंदाज में हम एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे आपने कोई बिजनेस शुरू किया, आपके पास पैसा होगा तो बिजनेस शुरू करोगे ना। तो जितना पैसा और कोई चीज बिजनेस पे लगा दोगे अपनी जाती, अकाउंटिंग में उसको कैपिटल कहते हैं। अकाउंटिंग में उसको कैपिटल कहते हैं। दोबारा एक दफा सुने जरा, दानिश से मुखातिब हो लेते हैं, दानिश आजम से। दानिश भाई सुने जरा, आपने क्यूएम में बहुत ज्यादा सवालात पूछे थे, अब हमारी बारी है सवालात पूछने की। आप एक बिजनेस शुरू करते हो, आप एक बिजनेस शुरू करते हो, बस 1 मिनट मुझे दें, मैं एक छोटी सी कॉल ले लूं, सिर्फ 1 मिनट दें। मेरे भाई, कैपिटल की बात हम कर रहे थे और दानिश आजम से मुखातिब थे। दानिश भाई, आपने एक बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास आपने कुछ 2-1 लाख रुपए पैसे इकट्ठे किए और आपने कहा सोचा कि बिजनेस शुरू हो जाएगा 2 लाख से। बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा। अब 2 लाख के साथ साथ आपने बिजनेस शुरू करना है। सपोज दैट आपने एक कॉफी शॉप बनानी है। अब आपके अपनी ही जाती एक जमीन थी जहां पर एक ऐसा सेटअप था कि आपको लगा कि वहां उस जगह पर बना लिया जाए। आपने उस जगह पर सेटअप बनाया। वो जो जमीन जिसको आपने कॉफी शॉप के लिए इस्तेमाल की, वो भी कैपिटल है। हाँ, अगर आपने जमीन रेंट पे ली, वो कैपिटल नहीं है। कैपिटल क्या होता है?
उस ऑनर की जाती तमाम चीजें जो बिजनेस के अंदर इस्तेमाल होंगी उसको कैपिटल कहेंगे। इवन कि उसका काम करना भी किसी हद तक कैपिटल हम पढ़ेंगे, उसका अपना काम करना भी किसी हद तक कैपिटल पढ़ेंगे, वो आगे फ्यूचर की बातें हैं। ओके की बात मेरे भाई? तो कैपिटल क्या हुआ कि ऑनर की तरफ से बिजनेस में जो चीज लगा दी जाए उसे कैपिटल कहते हैं। अब्दुल सबूर भाई साहब का सवाल है कि क्या सर जो टाइम है वो भी कैपिटल होता है क्या? टाइम का मतलब होता है सैलरी। टाइम का मतलब क्या होता है? सैलरी। कि अगर एक ऑनर अपने बिजनेस में काम कर रहा है, कोई और करता तो उसको सैलरी देनी पड़ती, वो खुद काम कर रहा है तो जो उसको सैलरी मिलेगी वो भी उसका कैपिटल कहलाएगी। उसको वो जो पैसे मिलेंगे, मतलब उसको जो सैलरी डिसाइड होगी, उसके लिए वो काम कर रहा होगा, वो भी कैपिटल कहलाएगा। इसलिए मैंने कहा कि वो फ्यूचर की बातें हैं। अभी हमने सिर्फ सादा सी बात सीखनी है कि जनाब जो कुछ पैसे लगाएंगे बिजनेस के अंदर, पैसे या कोई और चीज, उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल। राइट? उसके बाद फिर हमने एक चीज पढ़ी, ड्राइंग्स। ये कल दो चीजें पढ़ी थी हमने, इसलिए दोबारा से शुरू कर रहा हूं। ऑनर बिजनेस में कुछ लगाए तो कैपिटल, बिजनेस से कुछ निकाले तो ड्राइंग्स। एनीथिंग withdraw from business by the owner for personal use। बड़ी अच्छी बात है कि स्टार्टिंग से भी ना क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। बड़ी अच्छी बात है, कुछ लोग हैं एक्टिव, इसलिए क्वेश्चन आंसर करना अकाउंटिंग की शान है। डिस्कस करना, दिमाग में जो भी चीज है निकालो बाहर। अकाउंटिंग से रिलेटेड आपके दिमाग में कुछ भी आता है, हाँ उसमें 80% बोंगियां होंगी, लेकिन 20% काम की चीजें निकल आएंगी आपके दिमाग से भी। मान लो ये बात, माना कि आपको अपने दिमाग पर भी पूरा भरोसा है, लेकिन मान जाओ। एक शख्स ने सवाल एक बड़ा प्यारा पूछा है, सर सैलरी तो ड्राइंग्स होंगी, जो ऑनर की सैलरी है वो तो ड्राइंग्स होंगी। अब पहले मैं ड्राइंग सिखाता हूं, फिर मैं दोनों के साथ लिंक बनवाऊंगा। कोई भी चीज बिजनेस में से ऑनर निकालेगा अपने जाती इस्तेमाल के लिए या घर वालों के लिए, वो ड्राइंग्स कहलाता है। जैसा कि हमने कल एक मिसाल ली थी कि दानिश भाई का कपड़े का बिजनेस है, दानिश भाई का कपड़े का बिजनेस है, राइट? अब दानिश को घर वालों के लिए कपड़े चाहिए, वो अपनी ही दुकान से कपड़े निकाल के अपने घर वालों के लिए सिलवा लेता है, तो ये ड्राइंग्स है। दानिश भाई के बेटे की फीस पे करनी है, अभी बेटा होगा नहीं दानिश भाई, इंशाल्लाह फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं आपके, कि उनको बच्चों की फीस की जरूरत है। उसने अपने कपड़े की दुकान से पैसे निकाले और अपने बेटे की फीस पे कर दी, ये भी ड्राइंग्स है। अब एक बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, समझ लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ लगे तो कुछ दिनों फिर आपको वेट करना पड़ेगा, ये आगे टॉपिक आएगा। अगर एक ऑनर अपने ही बिजनेस में काम कर रहा है, वो जो काम कर रहा है वो उसका कैपिटल है। उसने एक सैलरी डिसाइड की कि मैं अपने काम करने के लिए 50,000 निकाला करूंगा बिजनेस में से। वो जो काम कर रहा है वो उसका कैपिटल के तौर पर आएगा। वो जो 50,000 का काम कर रहा है, 50,000 का कैपिटल है। अब अगली बात सुने, अगर वो 50,000 निकाल लेगा तो ड्राइंग्स बन जाएगा। काम करेगा तो कैपिटल, उस 50,000 में से जितना पैसा निकालेगा पर्सनल इस्तेमाल के लिए, वो ड्राइंग्स बन जाएगी। मतलब काम करना उसका कैपिटल है और उसका जो रिवार्ड वो ले रहा है वो ड्राइंग्स के मीनिंग में आ जाता है। तो दोबारा बात सुने, कुछ भी बिजनेस के लिए ऑनर की तरफ से करना कैपिटल, और बिजनेस में से कुछ भी निकाल लेना ड्राइंग्स। ठीक है? अब ये दो बातें मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ लग गई होंगी और ये आगे चलती रहेंगी, इसलिए ये बातें वैसे ही फिंगर टिप्स पे आ जाती है। कैपिटल हुआ कि बिजनेसमैन ने कुछ पैसे लगाए या कोई चीज। जी मेरे भाई। सर कैपिटल उस टाइम तक रहेगा जब तक कि उसको सैलरी नहीं मिलती, अगर सैलरी मिल गई तो वो ड्राइंग बन जाएगा, कैपिटल नहीं रहेगा।
बिल्कुल नहीं, असल में ना अगर वो सारे पैसे निकालेगा वो सारी ड्राइंग्स हो जाएंगी, कुछ पैसे निकालता है, जितने पैसे निकालेगा वो ड्राइंग्स होगी। एक बात याद रखें आगे या जाकर सर ना, यही ना बिल्कुल आप सही कह रहे मीन्स हो। के उसकी एक सैलरी डिसाइड होगी। अगर इसकी सैलरी डिसाइड हो गया 50K, तो वो 50K किस का जॉब कर रहा है, जब तक वो 50K सैलरी नहीं मिल रही ओनर को, वो क्या है, कैपिटल है। लेकिन जब वो 50K सैलरी ले लेता है तो वो क्या बन जाता है, ड्राइंग बन जाती है उसकी। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। आगे चलते हैं फिर। यस सर, थैंक्स। अब कैपिटल और ड्राइंग्स के दरमियान आपको लिंक पता चल गया, ये एक दूसरे के उलट होते हैं। कैपिटल बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट, और उस इन्वेस्टमेंट को अगर विदड्रॉ कर दिया जाए किसी भी फॉर्म में तो हम ड्राइंग्स कहते हैं, राइट। अब नेक्स्ट अगली एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम पढ़ा करेंगे, इसके कई नाम है। एक इसको कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, या इसको बोला जाता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट इसका मेन नाम है, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब सुने जरा इसका मतलब क्या है, ये कैपिटल और ड्राइंग्स हम क्यों करते हैं। हम कहते हैं यार उसका अपना बिजनेस है, जो मर्जी करता रहे, लेकिन कल को टैक्स भी लगने हैं ना। वो कहेगा जनाब जो बिजनेस के खर्चे हैं वो बिजनेस के खर्चे हैं, जो आपके खर्चे हैं वो बिजनेस में आपने रिकॉर्ड नहीं करने। मतलब आपकी कपड़े की दुकान है और कपड़े की दुकान का जो बिजली का बिल आएगा वो कहेगा ठीक है ये आप माइनस करके अपनी इनकम में से माइनस करके टैक्स दो। लेकिन अगर आपने घर का बिजली का बिल पे किया ना, वो एक्सपेंस आपने माइनस नहीं करना, वो बिजनेस का एक्सपेंस है ही नहीं। इसलिए वो क्या कहता है, सेपरेट लीगल, कहता है कानूनी तौर पर आपके तमाम मामलात आपके बिजनेस के तमाम मामलात से सेपरेट हैं, अलग हैं। मतलब ऑल इवेंट्स, इसकी डेफिनेशन लिख लो, ऑल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन होता है लेन देन, ऑल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस, of a business are separate from its owner। फिर मैं वही बात करूंगा, हम बुक्स बनाते हैं बिजनेस की, हम किसकी बुक्स बनाते हैं, बिजनेस की, उस ऑनर की बुक्स नहीं बना रहे होते। तो हमने अपने आप को बिजनेस ही समझना है। तो बिजनेस के तमाम मामलात, तमाम उसके खर्चे, तमाम उनकी इसकी इनकम, हर तरह की इनकम और हर तरह का एक्सपेंस जो बिजनेस का होगा वो सेपरेट होगा ऑनर से। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूं फिर से एक दफा, मैं वही रेंट, आपने अपनी बिजनेस बिल्डिंग का रेंट पे किया तो वो आपका खर्चा हो गया, वो आप अपनी बिजनेस की बुक्स में लिखोगे। और आपने अपने घर का रेंट दिया, वो लिखोगे जरूर, लेकिन बिजनेस की बुक्स में नहीं लिखोगे, उसको सेपरेट रखना है। अकाउंटिंग क्या कहती है कि ऑनर के जो जाती मामलात हैं, जाती लेन देन है, जाती इनकम प्रॉफिट है, कुछ और है, वो अलग रखेगा अपने बिजनेस की चीजों से। बिजनेस में पैसा कितना आ रहा है, बिजनेस में पैसा कितना जा रहा है, उसकी अलग बुक होगी, राइट। तो ऑल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस आर सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। ठीक होगी बात। अब तीन बातें सीखी, कैपिटल, ड्राइंग्स और सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ जरा चीजें पर, अब बहुत सारी टर्म्स पढ़ने लगे, बहुत सारी टर्म्स पढ़ने लगे हैं। अब लो मेरे भाई, अब बात मैं करने लगा हूं परचेजेस की। अकाउंटिंग के अंदर परचेजेस क्या होता है, अकाउंटिंग के अंदर परचेजेस खरीदना होता जरूर है, लेकिन हर चीज को खरीदना परचेजेस नहीं होता। ये कल मैंने नाम लेकर टर्म्स सुननी है, नाम लेकर, कि जनाब हसन ने बताना है या दानिश ने बताना है या उमर ने बताना है या हमाद ने बताना है या जुहेब ने बताना है
नाम लेकर मैं सुनूंगा, इसलिए अपनी अपनी तैयारी और अपना माइक साफ करके आना कल, ठीक है। परचेजेस क्या चीज होती है पहले सीखें जरा, ये एक टर्म है। हमने दानिश का बिजनेस शुरू किया हुआ है कपड़े का, ऐसा है ना, और दानिश के ही बिजनेस के अकाउंट्स हमने बनाने हैं सपोज। अब जो परचेजेस हैं, परचेजेस का लफ्जी मतलब खरीदना है, ये हम सबको पता है, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर सारी परचेजेस कवर नहीं होती है इसके अंदर। अब इससे ज्यादा आपको ना मैं एक ऐसी टेक्निक बताने लगा हूं जिससे आपको ये थोड़ा जल्दी समझ लग जाएगा। परचेजेस एक बुक है, परचेजेस एक बुक नहीं रजिस्टर है, परचेजेस का एक रजिस्टर है, उसके अंदर आपने कुछ चीजें रिकॉर्ड करनी है। अब वो कहता है कि दानिश भाई अगर अपना कपड़ा खरीदेगा, दानिश भाई जिसका बिजनेस है उसको खरीदेगा तो परचेज के रजिस्टर में लिख देगा, मतलब जिसको वो फॉर रीसेल पर्पस के लिए खरीद रहा है, रीसेल नहीं सेल डायरेक्ट लिखो, ऐसी चीज जिसको वो बेचने के लिए खरीद रहा है, जिसका उसका बिजनेस है, उसको खरीदेगा तो परचेज। इसके अलावा जिस चीज को मर्जी खरीदेगा इस परचेज के रजिस्टर में नहीं लिखेगा। दोबारा सुनिए, हाँ जी, सपोज दैट एक बंदे का मोटरसाइकिल्स या बाइक्स जिसे आप कहते हो उसका शोरूम है, वो बाइक्स खरीदेगा तो परचेज कहलाएगा। किस रजिस्टर में लिखा जाएगा? परचेज के रजिस्टर में, क्योंकि वो बाइक खरीद ही इस नियत से रहा है कि उसने उसको बेचना है। बाइक बेचना खरीदना उसका बिजनेस है। अब एक और बंदा है, वो बाइक खरीदता है अपने इस्तेमाल के लिए, उसने उसको बेचने के लिए नहीं खरीद रहा, तो वो परचेज रजिस्टर में नहीं आएगा। परचेज के रजिस्टर में वो चीज रिकॉर्ड होगी कि वो खरीद जिसको आपने बेचने के पर्पस के लिए खरीदा, वो परचेज कहलाएगा। अब एक बंदे का आइसक्रीम का बिजनेस है तो आइसक्रीम खरीदेगा तो परचेज। एक बंदे का गाड़ियों का बिजनेस है, वो गाड़ियां खरीदेगा तो परचेज। एक बंदे का फर्नीचर का बिजनेस है, वो फर्नीचर खरीदेगा तो परचेज। फर्नीचर के अलावा जो कुछ मर्जी खरीदे परचेज के रजिस्टर में नहीं आएगा, परचेज के रजिस्टर में। और दूसरे लफ्जों में जिस चीज का हमारा बिजनेस होता है, कपड़े का है, जूतों का है, फर्नीचर का है, गाड़ियों का है, स्टेशनरी का है, जिस चीज का हमारा बिजनेस है उसको खरीदना परचेज कहलाता है और वो परचेज के रजिस्टर में रिकॉर्ड हो जाता है। आप कहते हो, अब एग्जांपल के तौर पर सपोज दानिश को ही पकड़ते हैं, आज का दिन दानिश के नाम, कि दानिश ने कपड़ा खरीदा, परचेज रजिस्टर में लिख दिया। दानिश का बिजनेस कपड़े का ही है, उसने फर्नीचर भी खरीदा दुकान पे रखने के लिए, ये परचेज के रजिस्टर में नहीं लिखा जाएगा। क्या दानिश ने फर्नीचर बेचने के लिए खरीदा है या इस्तेमाल के लिए खरीदा है? ऑब्वियसली इस्तेमाल के लिए खरीदा है। दानिश ने एसी लगवाया, खरीदा है, लेकिन परचेज रजिस्टर में नहीं आएगा अकाउंटिंग में। जब भी दानिश कपड़ा खरीदेगा वो परचेज रजिस्टर में आएगा। जब भी कपड़ा खरीदा जाएगा, और अगर एक बंदा है, दूसरे बंदे को हम लेते हैं, अब्दुल्ला को पकड़ लेते हैं, अब्दुल्ला भाई का फर्नीचर का बिजनेस है। अब अब्दुल्ला फर्नीचर खरीदेगा तो परचेज के रजिस्टर में लिखा जाएगा, उसकी वजह क्योंकि उसने बेचने के लिए खरीदा। तो अब आपको थोड़ी बहुत समझ लग गई होगी, फिर आगे ये क्लियर समझ लग जानी है। एनीथिंग परचेज फॉर सेल पर्पस, परचेज फॉर सेल पर्पस, जिसको आपने बेचने के लिए खरीदा है वो परचेज के रजिस्टर में आएगा। इसके अलावा कोई चीज परचेज के रजिस्टर में नहीं आएगी। एक शख्स की क्यूरी है, वो आप सुन लें पहले। हाँ जी, वैसे कुछ लोग
शायद थोड़ी बहुत अकाउंटिंग जानते हैं, तो वो बड़े अच्छे अच्छे सवाल बता रहे हैं। लेकिन मेरे भाई थोड़ा सा आप लोगों को मैं वेट करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पहली दफा पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, इसलिए हमने उनको भी साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो इसलिए माजरत, कुछ दिनों आपको बोर होना पड़ेगा। ठीक है, चले जी। शाहजेब का सवाल है कि अगर फर्नीचर के लिए खरीदे और पर बिजनेस कपड़े का हो। अच्छा, शाहजेब भाई कह रहे हैं कि अगर वो फर्नीचर खरीदता है बेचने के लिए बट उसका बिजनेस कपड़े का हो। मेरे भाई वो क्यों खरीदेगा बेचने के लिए फिर? क्योंकि जब उसका कपड़े का बिजनेस है वो कपड़े का बिजनेस करेगा। हाँ, अगर वो फर्नीचर भी बेचने के लिए खरीद रहा है तो उसका एक और बिजनेस हो गया फर्नीचर का, फिर ये स्टॉक बन जाएगा, फिर उसका एक बिजनेस और हो जाएगा, और उस बिजनेस के रिकॉर्ड अलग हो जाएंगे, उस बिजनेस के रिकॉर्ड अलग हो जाएंगे, उसके खाते अलग रखे जाएंगे। ठीक है, असद भाई का एक सवाल है। असद कहता है कि सर बिजनेस से निकाल के बिजनेस में ही यूटिलाइज करने का क्या होगा? असद भाई, बिजनेस से पैसे बिजनेस पर लगाएंगे तो वो उसकी ट्रांजैक्शन बिजनेस की ही कहलाएंगी, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। हमाद आजम का सवाल है, सर अगर कोई चीज खरीदी है बिजनेस के लिए और उसमें से अपनी जरूरत के लिए भी ले ले तो वो क्या होगा? अगर बिजनेस के पैसों से कोई चीज खरीदी है, बिजनेस के पैसों से, और वो आपने उसमें से जाती इस्तेमाल किया तो वो ड्राइंग्स होंगी, वो जाती होगा, वो फिर ड्राइंग्स होंगी। ठीक होगी बात? चले जनाब, अब जुहेब का सवाल है कि सर अगर वो बेचने के लिए खरीद रहा है तो फिर वो परचेज है। बिल्कुल सही कह रहे हो, फिर वो परचेज ही है, क्योंकि जब कोई सेल पर्पस के लिए खरीदा जाता है वो परचेज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाई आप ना पहले बच्चों को दूर करें फिर सवाल पूछें। कुछ एक मिनट। भाई सर जी मेरा क्वेश्चन ये था कि आप जिस तरह से बता रहे हो परचेज में खरीदना होता है, और अगर वो जो भी हम खरीदेंगे फॉर बिजनेस पर्पस के लिए तो वो हमारा परचेज के रजिस्टर में आएगा। तो अगर बिजनेस, एक शख्स मेरी बात सुने अगर भाई, एक दफा जी मेरी जी बात सुन ले। बिजनेस जिसका हमने बेचने के लिए खरीदना है वो परचेज के जी जी रजिस्टर में आएगा, वो बेचने जी के जी लिए खरीदना। अब आगे चले। सर अगर वो मीन के अपने बिजनेस में मीन के जिस तरह आप बता रहे हो फर्नीचर लेता है, लेकिन वो बेचने के लिए पर्पस के लिए नहीं है, फॉर सेल के लिए नहीं है, जस्ट वो ठीक है, एक फॉर्मेलिटीज जितनी भी बिजनेस की करने की होती है तो वो कर रहा है अपने एक डेकोरेशन के लिए। लेकिन अगर वो अपनी ही दुकान में वर्कर्स रखता है। हाँ जी सर, आप सुन रहे हो? हाँ जी सुन रहे हैं, बताएं आप, आवाज आ रही है। अगर वो वर्कर्स रखता है बिजनेस के लिए कि वो उसके साथ लेबर मीन के, तो फिर उसको जो वो पैसे देगा वो फिर ड्राइंग में आएगी या इन्वेस्ट कैपिटल में आएगी? वो तो आप क्योंकि वो बहुत आगे तो चले। अगर वो वो अगर वो अपने लिए लेता था पैसे निकाल रहा है, अगर वो लेबर खुद भी ओनर काम कर रहा है तो अपनी भी वो निकालेगा, तो वो आपने कहा वो ड्राइंग में आएगा। अगर वो उनको दे रहा है, वो बिजनेस मुझे में नहीं समझ आया, वो तो फिर आप बताइए इस बारे में। जवाब देने लगा हूं। मेरे भाई, अगर वो बिजनेस के लिए काफी सारे वर्कर रखे जाते हैं, वो उनकी सैलरी होगी, वो उनकी वेजेस होंगी, वो आगे हम पढ़ेंगे। अभी हम एक छोटी छोटी बातें कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ परचेज को डिस्कस कर रहे हैं, बाकी ढेर सारी बातें पढ़नी है। ठीक है, तो वो उसकी सैलरी में आएगा, वेजेस में आएगा, आगे रेंट होगा, रिपेयर होगा, बहुत सारी चीजें आगे आनी है। ठीक है, उस्मान भाई कह रहे हैं कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। उस्मान भाई, ये बात की थी कि आपने जितने भी अपने जाती काम हैं वो अपने बिजनेस के रिकॉर्ड से अलग रखने हैं, अपने जाती मसाइल, अपने जाती ट्रांजैक्शंस बिजनेस की ट्रांजैक्शन से सेपरेट रखनी है। ठीक है, अब आ जाओ जरा, परचेज को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, इसको दोबारा फिर भी डिस्कशन में आएगा। ये आगे चलते हैं, सेल की बात करने लगे। सेल्स की बात करने लगा हूं। दानिश ने कपड़ा खरीदा तो परचेज, दानिश कपड़ा बेचेगा तो सेल। ये तो बात आपको आसानी से समझ लग जाएगी। मेरे भाई, अगर दानिश कपड़ा खरीदेगा तो परचेज, कपड़ा बेचेगा तो सेल।
दानिश कपड़े के अलावा कोई और चीज बेचेगा वो सेल के रजिस्टर में नहीं आएगा। अब जरा ध्यान से बात सुने, अब आपको क्लियर हो जानी है सारी चीजें। ये भी एक रजिस्टर का नाम है। अब दानिश भाई ने कपड़ा खरीदा, उसने परचेज रजिस्टर में लिख दिया। अब वो कपड़ा बेच रहा है, जैसे जैसे बेच रहा है वो किस में लिख रहा है? सेल के रजिस्टर में। अब बात ध्यान से सुनने वाली है। दानिश ने, उसका एसी पुराना हो गया दुकान का ही, उसने वो भी बेच लिया। क्या दानिश का एसी बेचना बिजनेस है? नहीं, उसका तो कपड़े का बिजनेस है। वो एसी तो सिर्फ इसलिए बेच रहा है क्योंकि वो पुराना हो गया, वो नया एसी लगवाना चाह रहा है, तो ये सेल के रजिस्टर में नहीं आएगा। एसी का बेचना सेल के रजिस्टर में नहीं आएगा। वो फर्नीचर रिप्लेस कर रहा है, पुराना फर्नीचर बेच रहा है, वो भी सेल के रजिस्टर में नहीं आएगा। तो सेल के रजिस्टर में क्या आएगा? जब वो कपड़ा बेचेगा। अब्दुल्ला का बिजनेस है फर्नीचर का। अब्दुल्ला का कौन सा फर्नीचर है, सॉरी कौन सा बिजनेस है? फर्नीचर का। अब अब्दुल्ला ने जब फर्नीचर खरीदा तो परचेज के रजिस्टर में लिखेगा, और जब बेचेगा तो सेल के रजिस्टर में लिखेगा। दानिश कपड़ा खरीदेगा तो परचेज के रजिस्टर में, कपड़ा बेचेगा तो सेल के रजिस्टर में। लेकिन दानिश फर्नीचर खरीदेगा तो वो ना परचेज में लिखेगा, और अगर बेचेगा इन केस ना वो सेल में लिखेगा। तो अब आपको सेल की डेफिनेशन समझ लग गई होगी कि जो चीज आपने परचेज रजिस्टर में लिखी हुई है, जो चीज आपने परचेज के रजिस्टर में लिखी हुई है, सिर्फ वही चीज सेल के रजिस्टर में आएगी जब उसको बेचोगे। डन? तो सेल की बात आपको आसानी से समझ लग गई होगी क्योंकि हम परचेज पर डिस्कशन कर चुके हैं। अब जनाब आखिरी बात करने लगा हूं इससे रिलेटेड, तो पिछली सारी बातें कंप्लीट हो जाएंगी। लो जनाब जी। सर जी जैसे कि आपने कहा कि एक बंदे का कपड़े का बिजनेस है, ठीक है, तो लेकिन उसने अपने कपड़े की शॉप में फर्नीचर रखने के लिए फर्नीचर परचेज किया है, तो वो तो उसकी परचेजेस में नहीं आएगा, तो वो नहीं आएगा। किस रजिस्टर में वो फिर काउंट होगा? वो आगे रजिस्टर पढ़ेंगे, वो उसका भी ठीक है, रजिस्टर, ओके वो उसका अपना ओके रजिस्टर ओके होगा। सर, ठीक है, वो आगे ओके जाकर पढ़ेंगे। हम सिर्फ सेल और परचेज को डिस्कस कर रहे हैं, राइट? आगे चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। स्टॉक किसे कहते हैं? एक भाई बड़ी देर से एक अच्छी बात कर रहे थे, हमजा सलीम, अब उसकी बात पे आ जाते हैं। स्टॉक कहते किसे हैं? जिस चीज का बिजनेस है उसी को ही स्टॉक कहते हैं। जिस चीज का आपका बिजनेस है ना, उसको स्टॉक कहते हैं। स्टॉक का एक और नाम भी होता है, इन्वेंट्री। स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहा जाता है, स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहा जाता है। वैसे इसको मर्चेंडाइज भी कहा जाता है पुराने वक्तों में। और आपको याद होगा, अक्सर आपने वर्ड सुना होगा, किराना मर्चेंट। वो जो मर्चेंट है ना, चीजों को कहते हैं, या इसको आप गुड्स भी कहते हो, लेकिन मेन इसके दो ही नाम है, स्टॉक और इन्वेंट्री। जिस चीज का हमारा बिजनेस होता है, जिस बिजनेस के नाम से हम पहचाने जाते हैं, दानिश भाई कपड़े वाला, अब्दुल्ला फर्नीचर वाला, और अगर कोई फकी बेचता है, फकी किसने बेचनी है वैसे? चले बाद में फकी बिचवाएंगे जब फिजिकल क्लासेस होंगी, तो हम कहेंगे फकी वाला। मतलब जिस चीज का हमारा बिजनेस होता है हम उसको स्टॉक कहते हैं। दानिश का स्टॉक कपड़ा, अब्दुल्ला का स्टॉक फर्नीचर। तो जनाब स्टॉक क्या हुआ? जिस चीज का हमारा बिजनेस है, मेन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो हमारा रूटीन का काम है उसको। अब स्टॉक अगर खरीदोगे तो परचेज के रजिस्टर में, और अगर स्टॉक बेचोगे तो सेल के रजिस्टर में। स्टॉक का खरीदना परचेज के रजिस्टर में, स्टॉक का बेचना सेल के रजिस्टर में। और स्टॉक होता क्या है? स्टॉक बजाते खुद क्या होता है? जिस चीज का किसी का बिजनेस है। और ये पूरा एक स्टैंडर्ड है हमारे सिलेबस में, स्टॉक के ऊपर पूरा एक चैप्टर है। इस स्टॉक की डेफिनेशन है, स्टॉक को रिकॉर्ड कैसे करना है, खरीदना है तो क्या करना है, बेचना है तो क्या करना है,
जो खरीदते वक्त इसके ऊपर किराया लग जाता है, डैमेज हो जाए तो क्या करना है, पूरा एक स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसके ऊपर। ओके होगी बात जनाब, स्टॉक से रिलेटेड बात समझ लगी। अब स्टॉक को बारे में दोबारा एक दफा यहां पर हम लिख लेते हैं साफ सुथरा सा। स्टॉक क्या चीज है? जिस चीज का बिजनेस है वो स्टॉक है। अब इस स्टॉक के खरीदने को परचेज, और अगर आप स्टॉक के अलावा कोई भी चीज खरीदेंगे तो वो परचेज के रजिस्टर में नहीं आएगा, और इसके बेचने को सेल। ओके होगी बात। अब अगली बात आती है, अगली बात आ गई, यानी जैसे गानिया ने बड़ी प्यारी बात की कि स्टॉक की अगर डेफिनेशन लिखते हैं तो हम ये कह सकते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बिजनेस। जिस चीज का बिजनेस है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बिजनेस, जिस चीज का बिजनेस है उस बिजनेस का, उसको कहते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बिजनेस। अब जरा एक बात और ध्यान से सुन लें, एक वर्ड आएगा परचेज रिटर्न, ये आपको पता होगा, और एक वर्ड आएगा सेल रिटर्न। ये तो चीज आपको सही समझ लग जाएगी, मैंने कुछ और बताना है। परचेज रिटर्न का क्या मतलब है? हमने चीज खरीदी, हमें पसंद नहीं आई या कोई फॉल्ट निकल आया तो हमने चीज वापस कर दी, दैट इज परचेज रिटर्न। हमने एक चीज बेची, हमारे कस्टमर को पसंद नहीं आई, उसने हमें वापस कर दी, तो सेल्स रिटर्न। परचेज की हुई चीज वापस करना परचेज रिटर्न, सेल की हुई चीज वापस आ जाना सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड, ये नाम इंपॉर्टेंट है। और सेल रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। कितने लोगों को समझ लग गई है इसके दूसरे नाम की? एक तो समझ होती है ना कि लफ्ज की लिखी हुई समझ लग गई, एक ये है कि वाकई इस बात की रिटर्न आउटवर्ड, जब चीज हम खरीदते हैं तो हमारे स्टॉक में आ जाती है, और जब हम इस चीज को वापस कर देंगे तो हमारे स्टॉक से आउट हो जाएगी। जब चीज खरीदी हुई हम वापस कर दें तो वो हमारे स्टॉक से आउट हो जाएगी, इसलिए परचेज रिटर्न को कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। और सेल की हुई चीज जब वापस आएगी तो वो हमारे स्टॉक में इन होगी, हमारे स्टॉक में इन होगी, तो हम उसको कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। लो मेरे भाई, हमने मेन 3 बातें सीखी। स्टॉक क्या चीज होता है, किसी भी जिस चीज का बिजनेस है वो हमारा स्टॉक है, और ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा सारी जिंदगी अकाउंटिंग के अंदर। इवन के जब आप फर्म के अंदर ऑडिट करने जाओगे तो सबसे ज्यादा लोगों को स्टॉक टेकिंग के लिए भेजा जाता है। स्टॉक टेकिंग का मतलब क्या है कि जाकर देखकर आओ कि जितना उन्होंने बुक्स में स्टॉक लिखा हुआ है उतना उनके पास पड़ा भी है या नहीं। तो सपोज है दानिश का ऑडिट करने आएगी कोई टीम, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गए, दानिश ने लिखा कि जनाब उसके पास जो स्टॉक पड़ा है वो 50,000 का है या 5 लाख का है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आएंगे, वो चेक करेंगे कि वाकई जितना उसने कपड़ा रखा हुआ है 5 लाख का है भी सही या नहीं, और वो टेस्ट लगाते हैं कि क्या इसने कोई स्टॉक ऐसा तो नहीं रखा हुआ जो आउट ऑफ फैशन हो गया है। वो ये सारी चीजें आकर देखते हैं, और वो देखते कौन है? ये जो सीए इंटर करके नए नए गए होते आर्टिकल के दौरान, वो जाकर देखते हैं। तो इसलिए स्टॉक का पूरा स्टैंडर्ड हम पढ़ के जाते हैं। आगे जनाब और इंपॉर्टेंट टर्म, मैं जो अभी टर्म लिखने लगा हूं, इस बेचारे के साथ बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तान के अंदर आके। उसकी क्या वजह है? मैं वर्ड लिख देता हूं, डेटर्स। पहला जुल्म, इस टर्म के साथ ये DEB लिखा हुआ है, DEB, ये बी लिखा हुआ है। पहला इसके साथ जो जुल्म हुआ कि इसको मेरे जैसे अंग्रेज डेब्टर पढ़ते हैं, जो कि गलत है। क्या पढ़ते हैं? डेब्टर। इसमें बी साइलेंट है, इसमें बी साइलेंट है, तो ये पढ़ा जाएगा डेटर्स। क्या पढ़ा जाएगा? डेटर्स। बी साइलेंट है, तो किसी ने इसको डेब्टर नहीं पढ़ना,
बल्कि डेटर्स पढ़ना है। दूसरा, पाकिस्तान में आकर इसका जुल्म क्या हुआ इसके साथ? दूसरा जुल्म हुआ कि जैसे ही पहले हम जो फॉलो कर रहे थे वो यूके की अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे थे, वहां पर इसे डेटर्स ही बोला जाता है। फिर हम यूके को फॉलो करना छोड़ गए, फिर हम अमेरिकन चीजों को फॉलो करने लग गए। वहां पर डेटर्स का एक और नाम होता है, अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। अमेरिका के अंदर अमेरिकन अप्रोच के अंदर डेटर को ही अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। अकाउंट का मतलब होता है खाता। अकाउंट का क्या मतलब होता है? खाता, खाता रखते हैं जो। और रिसीवेबल का मतलब है जो पैसे रिसीव करने हैं। अब इसके कोई और 2-3 नाम हैं, वो मैं लिख देता हूं, फिर इस डेटर्स को डिस्कस करते हैं। लो मेरे भाई, इसको ट्रेड रिसीवेबल भी कहा जाता है, ट्रेड रिसीवेबल। इसको सन्ड्री डेटर भी कहा जाता है, सन्ड्री डेटर, एक ही बात है। सन्ड्री डेटर्स का मतलब है मुख्तलिफ डेटर्स। इसको ट्रेड डेटर भी कहा जाता है। यानी ये मुख्तलिफ नाम हमारी बुक में इस्तेमाल होंगे तो बात एक ही हो रही होगी। मेन इंपॉर्टेंट इसके 2 नाम है, डेटर्स और अकाउंट रिसीवेबल। डेटर्स और अकाउंट रिसीवेबल। अब हम सबसे पहले रिसीवेबल किसे कहते हैं, मैं सिर्फ इतनी बात बताऊंगा। सबसे पहले रिसीवेबल किसे कहते हैं? रिसीवेबल हर वो बंदा जिससे बिजनेस ने पैसे लेने हैं। रिसीवेबल किसे कहते हैं? हर, अब हम क्योंकि बिजनेस की बातें कर रहे हैं सारी की सारी, हर वो बंदा जिससे बिजनेस ने पैसे लेने हैं उसको डेटर्स कहा जाता है या अकाउंट रिसीवेबल कहा जाता है। हर वो बंदा, ये बात लिखनी नहीं है अभी आपने, किसी ने भी नहीं लिखनी है। हर वो बंदा जिससे पैसे बिजनेस ने लेने हैं बिजनेस की बुक्स में से, उसको हम क्या कहते हैं? रिसीवेबल्स। अब मैं जरा इसको डिटेल में डिस्कस करने लगा हूं, जरा ध्यान से देखना। दानिश को ही ले लेते हैं। दानिश ने अपना कपड़ा उधार पे बेचा। दानिश ने सोल्ड स्टॉक, स्टॉक इसका कपड़ा ही है ना। दानिश सोल्ड स्टॉक ऑन क्रेडिट टू मिस्टर जुबैर। कितने का? ₹4,000। दानिश सोल्ड स्टॉक ऑन क्रेडिट टू मिस्टर जुबैर ₹4,000। इसका लफ्जी मतलब पता क्या है? इसका लफ्जी मतलब पता क्या है किसी को? कि दानिश ने 4,000 का उधार पे कपड़ा जुबैर को बेचा है। बात समझ लगी? अब इस दानिश ने इस जुबैर को किस रजिस्टर में लिखना है? अकाउंट रिसीवेबल के रजिस्टर में। किस रजिस्टर में लिखना है? वो जो रजिस्टर होगा वो रजिस्टर होगा अकाउंट रिसीवेबल का या डेटर का। अकाउंट रिसीवेबल या डेटर का। अकाउंट रिसीवेबल या डेटर के रजिस्टर में लिख देगा कि ये 4,000 मैंने जुबैर से लेना है। रिसीवेबल, लफ्जी मतलब सुने जरा, रिसीवेबल। बात समझ लगी ना? तो रिसीवेबल जब लिखेगा तो उसके रजिस्टर में जब भी उसने अपने रिसीवेबल देखने हो तो वहां पर जुबैर का नाम लिखा होगा कि 4,000 उसने देना है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अब जरा दिखा, मैं आपको लिखने लगा हूं। दानिश ने हमाद को 1,000 रुपए उधार पे दिया। एज अ लोन। अब दानिश ने जुबैर से भी 4,000 लेना है और हमाद से भी 1,000 लेना है। अब क्या दोनों को सेम रजिस्टर में लिखेगा या दोनों को अलग अलग रजिस्टर में लिखेगा? बात ये हो रही है।
बड़ी प्यारी बात है, अब जरा देखना तो सही। तो ये जो हमाद से पैसे लेने हैं ये अकाउंट रिसीवेबल में नहीं लिखे जाएंगे, हालांकि ये भी रिसीवेबल है, ये भी है रिसीवेबल, लेकिन ये अकाउंट रिसीवेबल में नहीं लिखे जाएंगे, ये अकाउंट रिसीवेबल में नहीं लिखे जाएंगे। तो फिर इसको लिखेंगे कहां पर, उस रजिस्टर का नाम क्या होगा, अदर रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल। लो मेरे भाई, इसकी निशानी कौन बताएगा? अब कोई खातून बताएगी, क्योंकि आज खातून ज्यादातर खामोश बैठी हैं। जी कौन बताएगा? मैं बताऊं? हाँ जी बताएं, आप दोनों में फर्क बताएं। सर पहला वाला जो है केस, उसके अंदर तो उसने स्टॉक सोल्ड किया ना, स्टॉक, ठीक है, लेकिन इस केस में लोन दिया उसने। ओके ठीक है, एक फर्क ईशा पता चल गया। अब दूसरा कौन बताएगा? आपने बिल्कुल ठीक बताया, उमैजा। उमैजा आप बताओ क्या फर्क है दोनों में? एक को मैंने कहा है कि अकाउंट रिसीवेबल में लिखना है, दूसरे को कहा मैंने अदर रिसीवेबल में लिखना है। ये फर्क मेन क्या है, बेस क्या है फर्क की? उमैजा अगर मेरी आवाज आ रही है आपको तो बताएं। जी सर सुन रही हूँ। जी जी बताएं फिर। सर वो रिसीवेबल में हम इसलिए रखेंगे क्योंकि वो हमने जो स्टॉक दिया है उसके बदले में हमने लेने हैं, लेकिन जो गुड, दूसरे हम लोगों ने 1000 रुपीज दिए हैं वो एज अ लोन दिए हैं, तो वो ग्रेट, उस स्टॉक में नहीं आता, स्टॉक रिलेट में नहीं है। बिल्कुल। एक और ने भी बताया है कि जो 4000 है वो बिजनेस के लिए है और जो 1000 है वो अदर देन बिजनेस के लिए है। ये भी बात मैं बताता हूं। उसके बाद हम किसने बताना है? अब जरा सुन ले, चले सुन ले, मैं ही बता देता हूं अब, क्योंकि ढेर सारे लोग एक्टिव हो गए माशाल्लाह, तो इसलिए नहीं, एक दफा मुझे महानूर से भी पूछना है। महानूर आप बताएं, आपको फर्क पता चला? महानूर अगर मेरी आवाज आ रही है? चले, पता चल गया। पता चल गया। तो दूरे अफशां को पता चला? दूरे अफशां को पता चला? जी सर समझ आ गई है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि आप सो तो नहीं गए। चले अब जरा मैं बताने भी लगा हूं, जरा ध्यान से अब सुनना है। जो एक शख्स ने अभी जवाब दिया कि बिजनेस, ये दोनों बिजनेस के लिए हैं, ये दोनों बिजनेस के। दानिश अगर स्टॉक उधार पे बेचे, मतलब सेल क्रेडिट पे करे, तो वो आएगा डेटर के अंदर या अकाउंट रिसीवेबल के अंदर। इसके अलावा बिजनेस का कोई और रिसीवेबल है, यानी अगर स्टॉक उधार पे बेचेगा तो अकाउंट रिसीवेबल, इसके अलावा अगर वो बिजनेस के पैसे उसने किसी से लेने हैं तो वो अदर रिसीवेबल। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, दानिश ने अपनी दुकान का एसी भी उधार पे बेच दिया, दुकान का एसी, बिजनेस का एसी, दुकान का एसी उधार पे बेच दिया, तो वो अदर रिसीवेबल में आएगा, क्योंकि एसी का तो उसका बिजनेस ही नहीं है। हाँ, अगर उसका एसीओ का ही बिजनेस होता तो एसी का बेचना भी अकाउंट रिसीवेबल में आता। वर्ड है अकाउंट रिसीवेबल या डेटर, अदर रिसीवेबल। इसको अदर डेटर नहीं कहते क्योंकि अदर डेटर कोई लफ्ज ही नहीं है, अदर रिसीवेबल्स का लफ्ज है। तो अब जरा आखिरी बात मैं करने लगा हूं, फिर अगले टर्म पे जाते हैं। डेटर या अकाउंट रिसीवेबल वो लोग हैं जिससे बिजनेस के पैसे लेने हैं, और वो कौन से लोग हैं जिसको वो उधार पे, अक्सर ये बात आम किराना मर्चेंट वाले भी कर रहे होते हैं। दानिश जिस जिस बंदे को उधार पे कपड़ा बेचेगा उस बंदे को अकाउंट रिसीवेबल के रजिस्टर में लिखेगा। इसके अलावा भी अगर उसने बिजनेस के पैसे लेने हैं, जैसे किसी को उसने बिजनेस का एसी बेच दिया, वो तो उसका रूटीन का बिजनेस ही नहीं है, वो अदर रिसीवेबल के रजिस्टर में लिखेगा। कोई उधार पैसे लेकर चला गया, बिजनेस में से आपने दिए, तो भी अदर रिसीवेबल में जाएगा। यानी बिजनेस का पैसा किसी और हिसाब किताब में लेने वाला बनता है तो अदर रिसीवेबल, लेकिन अगर स्टॉक उधार पे बेचकर लेने वाला बनता है तो अकाउंट रिसीवेबल। उम्मीद है
ये आपको थोड़ी बहुत समझ लगी होगी, लेकिन अगली बात फिर दोबारा करेंगे तो ये बेहतर समझ लगेगी। अब हम बात करते हैं क्रेडिटर्स की। वही यूके वाले क्रेडिटर बोलते हैं, अमेरिका वाले अकाउंट पेएबल बोलते हैं, और हम दोनों बोलते हैं। जी सर जी, मैंने पूछना था कि उधार पे चीज देने का मतलब ये है कि अभी आपने उसको चीज तो दे दी है लेकिन अभी पैसे नहीं लिए हैं उससे, है ना सर? ऐसे ही होगा ना? तो सर जब वो उसको दे तो देगा तो वो अकाउंट रिसीवेबल में आ जाएगा, लेकिन जब वो उसको पैसे दे देगा तो वो उसकी सेल्स में आ जाएंगे क्योंकि उसने वो अपने परचेजेस नहीं, वो तो वो अगली बात, सेल किया आगे, वो अगली बात है। जब वो पैसे क्या करेंगे, आगे अकाउंटिंग प्रॉपर आप आगे चले गए। फिलहाल हम सिर्फ उस लफ्ज का मतलब सीख रहे हैं बस। बहुत सारे लोग दोबारा पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, उनको थोड़ी सी बोरियत भी हो रही होगी, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि जितनी भी बोरियत होगी तो लेकिन उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज आप जरूर सीखोगे जो पहली दफा सीखोगे, कोई ना कोई बात जरूर आएगी। इसलिए अपने आप को इस दिमाग से बिल्कुल नहीं बिठाना कि आपको सब कुछ आता है, ठीक है? कोई ना कोई नई चीज जरूर मैं सिखाऊंगा आपको। क्रेडिटर या अकाउंट पेएबल, क्रेडिटर यूके वाले बोलते हैं, अकाउंट पेएबल अमेरिका वाले बोलते हैं, हम दोनों बोलते हैं, तो फिर सबसे इंटेलिजेंट कौन हुआ, यूके वाले, अमेरिका वाले या हम? ऑब्वियसली। चलो इसमें डिस्कस नहीं करते। हाँ जी, अकाउंट पेएबल, बाकी वही नाम पुराने हैं, ट्रेड पेएबल भी इसको कहा जाता है, ट्रेड पेएबल्स, इसको ट्रेड क्रेडिटर भी कहा जाता है, सारे वही नाम है, सन्ड्री क्रेडिटर भी कहा जाता है। अब बात वही आ गई, दानिश को पकड़ा हुआ है आज हमने, दानिश को नहीं आराम करने देना। दानिश ने कपड़ा उधार पे खरीदा, दानिश परचेज्ड स्टॉक ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर, किस मिस्टर से खरीदना, उमर से खरीद लेते हैं, दे पैसे बस। दानिश परचेज स्टॉक ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर उमर, उमर से दानिश ने उधार पे कपड़ा खरीदा 12,000 का। अब दानिश ने, हमने दानिश का बिजनेस संभाला हुआ है, तो दानिश ने इसको एक रजिस्टर में लिखना है, उस रजिस्टर का नाम क्या होगा, क्रेडिटर्स या अकाउंट पेएबल, क्रेडिटर या अकाउंट पेएबल। अब इसके अलावा दानिश ने एसीबी या फर्नीचर भी दुकान के लिए उधार पे खरीदा, दानिश ने परचेज किया फर्नीचर, उसका बिजनेस नहीं है फर्नीचर का, ऑन क्रेडिट, उधार पे फ्रॉम, आपको पता है फर्नीचर का बिजनेस किसका है, अब्दुल्ला भाई का। कितने का खरीदा फर्नीचर, 20,000। ये जो चीज है ये अदर पेएबल में जाएगी, ये ट्रेड पेएबल में नहीं जाएगी। अब ये बात आपको आसानी से समझ लग गई होगी कि पेएबल, अकाउंट पेएबल क्या होता है और अदर पेएबल क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, या अकाउंट रिसीवेबल और अदर रिसीवेबल में फर्क क्या है। मतलब हम अपना स्टॉक उधार पे खरीदें तो क्रेडिटर या ट्रेड पेएबल, और कोई और चीज उधार पे खरीदें या किसी के पैसे हमारे तरफ देने बनते हैं तो अदर पेएबल है, पेएबल देने पैसे ही है, लेकिन एक छोटे से लफ्ज की वजह से ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। तो क्रेडिटर्स या ट्रेड पेएबल ये हमारे वो लोग होते हैं जिनसे हमने स्टॉक उधार पे खरीदा होता है, और क्रेडिटर्स के अलावा किसी भी बंदे के हमने पैसे देने हैं जिससे स्टॉक ने कोई और चीज खरीदी है, तो वो किस हेडिंग में आएगी, अदर पेएबल की हेडिंग में आएगी, वो ट्रेड पेएबल में नहीं आएगी, राइट। और अगर आप गौर करें आज के लेक्चर पे, जो कि आपने कल चीजें मैंने आपसे पूछनी है, हमने जो चीजें सीख ली हैं
वो एक एंटिटी की डेफिनेशन सीखी है। फिर हमने इसमें देखा कि एंटिटी दो तरह की होती है, ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग एंटिटी। कुछ लोगों ने कल का लेक्चर नहीं लिया था, तो हो सकता है इनकी डेफिनेशन में प्रॉब्लम आया उनको, तो आपने गूगल करना है। फिर उसके बाद फिर हमने कैपिटल से स्टार्ट किया, यहां से सबने साथ किया। फिर हमने ड्राइंग्स की डेफिनेशन सीखी। फिर हमने सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट सीखा। फिर हमने परचेज को सीखा कि परचेज बिजनेस में किसे कहते हैं, सेल्स किसे कहते हैं, स्टॉक किसे कहते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमने डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल को सीखा, किसके साथ फर्क, अदर रिसीवेबल के साथ फर्क देखा। फिर हमने अकाउंट पेएबल का अदर पेएबल के साथ फर्क सीखा। ये चीजें आज हमने सीखी हैं और कल हमने मजीद कुछ बातें सीखनी हैं। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है कि जब तक, यानी इस हफ्ते में आपके रिजल्ट से पहले पहले हमने लफ्जों के मतलब सीख लेने हैं, और जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा फिर हम अकाउंटिंग स्टार्ट कर दें। हमाद आजम कहते हैं कि रिटर्न आउटवर्ड और इनवर्ड का बता दें। तो देखें, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, मतलब कि जो हमने चीज खरीदी तो परचेज, वापस कर दी तो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, मतलब जो चीज खरीदी हुई वापस कर दें वो हमारे स्टॉक से आउट हो रही होती है। और अगर कोई चीज सेल कर दें और वो वापस आ जाए तो सेल रिटर्न, और उसको रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। इनवर्ड कहने का मतलब ये है कि वो हमारे स्टॉक में वापस आ जाती है। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर स्टॉक के बारे में बता दें। हर वो चीज जिसका आपका बिजनेस है, जिसको आप सेल परचेज करते हो, यानी खरीदते हो बेच देते हो, खरीदते हो बेच देते हो, या बनाकर चाहे बेच देते हो, जो चीज आप रूटीन में सेल करते हो ना, वो स्टॉक कहलाता है। यानी किसी का बिजनेस अगर बिरयानी बनाकर बेचना है तो बिरयानी उसका स्टॉक है। कोई कपड़ा बेच रहा है, कपड़ा उसका स्टॉक है। कोई फ्रूट बेच रहा है, फ्रूट उसका स्टॉक है। तो जिस चीज का किसी का बिजनेस है वो उसका स्टॉक है, राइट। तो इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे और इन चीजों को दोबारा सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और अपने माँ बाप की आजकल खिदमत बहुत किया करें, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है और माँ बाप की दुआएं कभी रद्द नहीं होती, इसलिए ढेर सारी खिदमत किया करें दिल लगा के। ठीक है मेरे भाई, ओके जी, अल्लाह हाफिज।